हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी जगह में मकर संक्रांति आज मनाई जा रही है और काफ़ी जगह में मकर संक्रांति कल भी मनाई जा रही है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपकी जगह पे और आप लोग किस दिन मकर संक्रांति मना रहे हैं। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो किसी पर्टिकुलर व्लॉग के ऊपर नहीं है। बेसिकली मैं रिएक्शन और रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ, करंट कंट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक। लेकिन आज मैं किसी व्लॉग के ऊपर रिएक्शन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं किसी व्लॉग के ऊपर रिएक्शन दूंगी तो डेफिनेटली मैं अपनी वीडियो के इंट्रो में ही आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मैं किसके व्लॉग पे कौन सा रिएक्शन बनाने वाली हूँ। लेकिन ये रिएक्शन एक ऐसी सिचुएशन के ऊपर है जो सिचुएशन हम पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि ये सिचुएशन हमें दिखाई गई है, इसीलिए इस सिचुएशन पे हम बात कर रहे हैं। अगर ये सिचुएशन हमारी आंखों के आगे नहीं आती, सब कुछ कैमरे के पीछे होता, तो शायद हमें भी बोलने का मौका नहीं मिलता। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं अपने ये कश्मीरी इयररिंग जरूर शेयर करना चाहूंगी। ये पार्टी वेयर इयररिंग है, प्लस इसमें जो आप देख सकते हो ये पीछे से इस तरीके का स्टाइल है। काफी फैंसी है, काफी स्टाइलिश है, क्योंकि अगर आप कश्मीरी इयररिंग्स लेने जाओगे, एक अच्छे खासे कश्मीरी इयररिंग्स, तो आपको वो 1000+ से नीचे नहीं मिलेंगे। बट ये बहुत रीजनेबल रेट पे है, बहुत ज्यादा अच्छी भी है क्वालिटीज की। तो आप जाके इसे मेरे कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ है, वहां से बाय कर सकते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि बोलने की वजह से धमकियां भी आनी शुरू हो गई हैं और हर एक वो जुबान रोकने की कोशिश की जा रही है इस बलबूते पे कि हम लोग नेक्स्ट तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। जी हाँ, जैसे कि मैंने अपनी पहले वाली कहानी में, आप स्टोरी में आप लोगों को बताया था कि मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ जो रात के 10 बजे किसी एक इंसान के अंदर पहुंच गए। जो लड़की रिएक्शन वीडियोस बनाती थी, रात के 10 बजे उसके पेरेंट्स के घर पहुंच गए। स्टार्टिंग में रिकैप देना आप लोगों को इसीलिए जरूरी है कि वीडियो में एवरीडे एक नई ऑडियंस जुड़ती है और शायद उसको इस सब चीजों के बारे में खास ना हो। फिलहाल ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि धमकियां मिल रही हैं। अगर आप लोग अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के आधार पे, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच के आधार पे अपनी कोई प्रतिक्रिया रख रहे हो, वो भी उस सिचुएशन के अंतर्गत जो सिचुएशन आपको बकायदा शूट करके किसी के घर की दिखाई गई हो, बकायदा थाने से लाइव आया गया हो। अब उस चीज पे जब पब्लिक अपने ओपिनियन दे रही है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए उनको बकायदा धमकी दी जा रही है। जी हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 जो हमारे संविधान ने हर एक सिटीजन को प्रोवाइड किया है, और इसको प्रोवाइड करने का मकसद ही हमारी सरकार का यही था, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत साल तक हमारे ऊपर राज किया और उस दौरान उन्होंने हमें किसी भी चीज की आजादी नहीं दी, यहाँ तक कि बोलने की भी नहीं, अपनी तकलीफ जाहिर करने की भी नहीं दी। लेकिन जैसे ही हम उनके चंगुल से आजाद हुए, सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान ने, हमारे संविधान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का हम लोगों को अधिकार दिया कि अगर हम कोई सिचुएशन अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं तो उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। और मैं भी और आप सब भी उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के आधार पे अपनी प्रतिक्रिया बेधड़क, बेझिझक जाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे धमकी जो भी दे रहे हैं उनको शायद ये चीजें समझाने की बहुत आवश्यकता है कि यहाँ पे हर कोई वही बात कर रहा है जो सिचुएशन उनके आगे दिखाई गई है। तो यस, सिचुएशन ये थी। मैं दोबारा से फटाफट आप लोगों के लिए रिकैप कर देती हूँ। एक रिएक्शन चैनल जिसके घर पे रात के 10 बजे पहुंच जाया जाता है, जो कि उसका सही पता होता भी नहीं है, वो जहाँ पे रहती है उसके एक्चुअल एड्रेस पे ना पहुंच के उसके माता पिता के घर का इलीगल तरीके से पता लगाया जाता है। कौन से लिंक से, कहाँ से, कैसे फ़ोन नंबर आया, कैसे लिंक आया, ये सब कुछ जवाब जो देना है वो मेरे ख्याल से हमारी सरकार को ही उस बात का जवाब देना है कि ऐसे कैसे रात के 10 बजे बिना किसी भी कागजी दस्तावेज के किसी के दरवाजे पे पहुंच जाना और उसको रेड का नाम दे देना। और रेड करने वाले कौन थे? उसी व्लॉगर का परिवार, जिस व्लॉगर के परिवार पिछले 1 साल से सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो लोग आके किसी के दरवाजे पे धमकते हैं जिन लोगों ने बार बार समय समय पे औरतों का अपमान किया है, समय समय पे सोशल मीडिया पे गंदगी परोसी है। आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे उस व्लॉगर का परिवार रात के 10 बजे किसी के माता पिता के, बूढ़े माता पिता के घर पे पहुंचा, जो व्लॉगर पिछले साल एक अपनी ही प्रेमिका, जिससे वो प्रेम करता था, उसको एक्सपोज कर चुका है। जी हाँ, ये व्लॉगर एक शादीशुदा व्लॉगर था जो ऑलरेडी मैरिड था, और उसके बाद भी इनका किसी अन्य औरत के साथ जो था वो प्रेम संबंध था। वो औरत एक 7 साल की बच्ची की माँ थी, और उस औरत के लिए जो ये इंसान था ये बहुत ज़्यादा पागल था, यहाँ तक कि अपने पूरे परिवार को छोड़ने तक तैयार था। लेकिन
वो औरत नहीं मानी और वो दूसरी जगह पे शादी करने के लिए तैयार हो गई, उसकी सगाई भी हो गई और उसकी शादी बहुत ही नज़दीक आने वाली थी। लेकिन उसकी शादी नज़दीक आने आने तक ये उसकी शादी किसी भी तरीके से तोड़ना चाहता था, तो इसने उस औरत को एक्सपोज़ कर दिया। उसकी सारी की सारी चैट्स, उसकी पूरी की पूरी बदनामी कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो औरत जो दूसरी शादी कर रही थी, जिसकी 7 साल की मात्र बच्ची थी, उसका शादी का रिश्ता टूट गया। उसका रिश्ता टूट गया और उसको सोशल मीडिया पे बहुत सारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। आज पूरा 1 साल हो गया, लेकिन आज भी उस औरत के लिए गंदगी कम नहीं हुई, बंद नहीं हुई। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उसने सोशल मीडिया पे काम करना बहुत कम कर दिया। यहाँ तक कि उसका इंस्टाग्राम हैंडल भी जो है वो खराब हो गया, ख़त्म हो गया और उसकी आमदनी का स्रोत भी कहीं न कहीं डे बाय डे घट रहा था। उसकी इज़्ज़त पे भी हमला और मॉनेटरी भी उस औरत का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन ये जो परिवार था, ये जो आदमी था, ये बहुत सुकून से अपने परिवार के साथ हँसी-खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगा, बिताने लगा। ऐसा मात्र सिर्फ़ एक ही औरत के साथ नहीं हुआ था। इस 1 साल में एक के बाद एक औरत इस चीज़ का शिकार बनी। शिकार यहीं से शुरू हुआ, जिसको वो प्रेम करता था, पहले उसी को बदनाम किया गया। उसके बाद शिकार हुई एक दूसरी काफ़ी पॉपुलर व्लॉगर। उसका नाम भी एक जूस वाले के साथ जोड़ दिया गया, जिसके बाद उसको भी अपने घर में बहुत सारी बदनामी सहनी पड़ी। उसके बाद एक तीसरी व्लॉगर आई, जिसके भी प्राइवेट लाइफ में घुस के उसको भी इतना मजबूर कर दिया गया कि उसको भी आके ये सब चीज़ें बतानी पड़ी। इनफैक्ट आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि मैं जिसकी बात कर रही हूँ, उसके खिलाफ ऑलरेडी उस लेडी ने भी जो है वो केस किया हुआ है, जिसको उसने बदनाम करा। सोशल मीडिया पे बाकायदा उसकी चैट्स वायरल करी, अपने साथ चैट्स वायरल करी और अब क्या ही मैं बोलूँ कि किन-किन शब्दों से उसको डिफेम किया। उसके खिलाफ ऑलरेडी एक केस हुआ है। इनफैक्ट 4 औरतों ने मिलके दिल्ली में भी इसके खिलाफ में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, क्योंकि ये औरतों को बदनाम करने से बाज नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद भी उनमें से किसी भी औरत ने गैर कानूनी तरीके से किसी का भी दरवाज़ा नहीं खटखटाया। वो भी पीड़िता थी, वो भी विक्टिम थी, वो भी इनकी गंदगी का शिकार हो रही थी, बदनाम हो रही थी सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया उनका सोर्स ऑफ इनकम था और इसी जगह पे वो बदनाम हो रही थी। एक के बाद एक औरत बदनाम हो रही थी और वो औरतें धीरे-धीरे सोशल मीडिया से दूर होती चली जा रही थी। लेकिन उसके बाद भी उनमें से किसी भी औरत ने कानून का उल्लंघन नहीं किया। जिसने भी जो भी कंप्लेन करी वो कानून के दायरे में रह के करी, जिसने जो भी सेटलमेंट किया वो कानून के दायरे में रह के किया। लेकिन किसी की चौखट पे, किसी के दरवाजे पे रात के 10 बजे, रात के 2 बजे किसी के भी परिवार को प्रताड़ित करने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। लेकिन ये सारी एक्टिविटी आम पब्लिक, आम जनता 1 साल से देख रही थी और उसके ऊपर नाराज़ भी हो रही थी, आवाज़ भी उठा रही थी। सब लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन ये इंसान और इससे रिलेटेड लोग आए दिन कुछ ना कुछ, किसी ना किसी औरत के बारे में बोलते हुए नज़र आ रहे थे। इनफैक्ट अभी जस्ट 1 हफ्ते या डेढ़ हफ्ते पहले भी इसी इंसान के द्वारा एक ऐसा गंदा पैनल लगाया गया, जहाँ पे किसी आदमियों को एकत्रित किया गया और उन आदमियों को एकत्रित करने के बाद एक तरीके से डिजिटल आर किया गया। वहाँ पे स्पर्म डोनेशन की बात हो रही थी, वहाँ पे औरतों को प्रेग्नेंट करने की बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी देखिए कि कोई भी औरत इनकी दहलीज पे नहीं पहुंची। किसी भी औरत ने कानून का उल्लंघन नहीं किया, सिर्फ अपनी ज़ुबान से उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रही थी, सिर्फ अपनी ज़ुबान से सोशल मीडिया पे लड़ रही थी, लेकिन कानून के दायरे में रह के लड़ रही थी। लेकिन इसी परिवार ने अपने लिए जब स्टैंड लिया तो कानून के सारे नियम, कानून तोड़ के स्टैंड लिया। ये एक ऐसे परिवार के घर पे पहुंचे जहाँ पे बुजुर्ग माता पिता थे, जहाँ पे एक प्रेग्नेंट महिला थी और जिसके लिए पहुंचे थे वो उस जगह पे रहती ही नहीं थी, वो वहाँ पे थी ही नहीं, और वो भी रात के अंधेरे में। उसके बाद इन्होंने वहाँ से उनकी वीडियो रिकॉर्ड करी, फोटो रिकॉर्ड करी और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे पब्लिक करी। जी हाँ, सोशल मीडिया पे इस सिचुएशन के बारे में किसी को भी कुछ भी आभास नहीं था। लेकिन उसके बाद एक शॉट आता है और उस शॉट के माध्यम से सोशल मीडिया पे लोगों को ये पता चलता है कि ये परिवार रात के 10 बजे उस औरत के घर पे, उस औरत के बेसिकली माता, बुजुर्ग माता पिता के, जिनकी एज 60 अबव है। वैसे तो उनकी एज 70 अबव है, लेकिन सीनियर सिटीजन की जो कैटेगरी स्टार्ट होती है वो 60 प्लस एज के बाद होती है, राइट। तो 60 प्लस एज के बाद वो सीनियर सिटीजन के घर रात के 10 बजे वहां पे पहुंचते हैं और उसके बाद वहां से एक वीडियो शूट करते हैं, जो वीडियो ये लोग सोशल मीडिया पे पब्लिक करते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे लोगों की तरह तरह से प्रतिक्रिया आती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि इस तरीके से रात के अंधेरे में किसी माता पिता को परेशान करना
कहाँ के दायरे में आता है, जबकि इनके पास सरकारी कोई भी दस्तावेज, कोई भी कागज पत्री कुछ भी नहीं थी। यहाँ तक कि शॉर्ट बनाने के अलावा परिवार के एक एक सदस्य से कैमरे पे लेके जाके उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, उनके घर का एक एक कोना रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ तक कि सुनने में ये भी आया है, क्योंकि उसी लेडी ने ये बात अब आके सोशल मीडिया पे बताई है, यहाँ तक कि ये बोल के घर के अंदर घुसा जाता है कि क्राइम ब्रांच वाले हैं। अब आप ये बताइए कि ये बेवकूफ़ प्रशासन को बनाया जा रहा है या फिर ये बेवकूफ़ उन माता पिता को बनाया जा रहा है जो बुजुर्ग हैं, जिनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, जो शायद बस अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं इस भरोसे पे कि हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं और हम अपने घर के अंदर सिक्योर हैं। क्योंकि घर के अंदर तो हर कोई सिक्योर और सुरक्षित ही होता है ना, लेकिन अगर हम अपने घर के अंदर सुरक्षित नहीं हैं और हमारी सुरक्षा का हनन करने वाले जो हैं वो वर्दी पहन के क्राइम ब्रांच के बन के आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर सवाल पैदा होता है, सरकार के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि ऐसी क्या गलती थी उन बुजुर्ग माता पिता की कि उनके घर के पते पे रात के 10 बजे से 2-3 बजे तक वहां पे पहुंचा गया। उन माता पिता की इन पूरी चीज़ों में क्या गलती थी, और ये कौन हक देता है, इस चीज़ का कौन राइट देता है कि आप किसी के घर पहुंच के किसी के घर के एक एक कोने का वीडियो रिकॉर्ड करो, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली मेम्बर का एक एक का वीडियो रिकॉर्ड करो और तो और सोशल मीडिया पे उसको पब्लिसाइज भी कर दो। उसके बाद जब उनके पिताजी को थाने में बुलाया गया तो थाने पर भी उनका बहुत बुरी तरीके से अपमान हुआ। वहाँ पे उनको बहुत ही देखते हुए हमें बेबसी फील हो रही थी, बहुत ही बुरा लग रहा था उस पिता के लिए, जिस पिता को बार बार कैमरे के आगे लाया जा रहा था, जिस पिता की बार बार सोशल मीडिया पे अपमान करा जा रहा था, जिस पिता को ये भी नहीं पता कि यूट्यूब होता क्या है, सोशल मीडिया है क्या चीज़। यहाँ तक कि उस पिता के ऊपर इस बात के भी उंगलियां उठाई गई कि इसको अपनी बेटी के बारे में पता नहीं था। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक 70+ एज के आदमी जो कि गांव देहात में रहता है, उससे ये प्रश्न किया जा रहा है कि अगर आपकी बेटी ये सब चीज़ें कर रही थी, वीडियोस बना रही थी, तो आपको पता नहीं था। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है आप सभी से कि फिर जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं, जब उनका खुद की औलाद घर में उनके साथ रह के उन्हीं के नाक के नीचे किसी अफेयर में पड़ जाए, तो उस चीज़ के बारे में उन माता पिता को क्यों पता नहीं चला? क्यों उनको पता चलने में पूरे 1.5 से 2 साल लग गए? क्यों उस बीवी को ये पता नहीं चला कि उसके पति का किसी और के साथ संबंध है? सब कुछ नाक के नीचे हो रहा था, उनकी आंखों के सामने आना जाना था। तो अगर इस बाप से इस बात का सवाल किया जा सकता है कि आपकी बेटी के बारे में आपको पता क्यों नहीं था, तो उसी तरीके से जैसे इनको भी अपने बेटे की करतूतों के बारे में इतने टाइम से पता नहीं था और इनको भी इन करतूतों को सामने आने में 2 से 2.5 साल लग गए, जबकि ये एक पढ़ी लिखी फैमिली है, पढ़ी लिखी वेल सेटल्ड फैमिली जो कि सोशल मीडिया पे काम करती है। तो अगर एक आप लाचार बाप से सवाल कर सकते हो, तो फिर इन लोगों से ये सवाल क्यों नहीं बनता? मेरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सवाल अपनी प्रशासन से है, अपनी सरकार से है कि हम एक सिटीजन होने के नाते हर वो नियम कानून फॉलो करते हैं जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने एंड पे हर वो नियम कानून फॉलो करती हूं और मैं यही उम्मीद भी करती हूं कि अगर ये नियम कानून बने हैं तो ये फॉलो करने के लिए ही बने हैं। लेकिन किसी की दहलीज पे आके क्राइम ब्रांच के नाम पे किसी के पेरेंट्स को टॉर्चर करना, उनके पेरेंट्स का फेस रिवील करना, उनका बाकायदा थाने से लाइव करना, इस चीज़ के लिए हमारी सरकार ने कैसे अलाउ कर दिया? इस चीज़ के लिए हमारे प्रशासन ने कैसे अलाउ कर दिया कि किसी के पिता को आप इस तरीके से ह्यूमिलेट करो और एक गलत पते पे पहुंचो जो पता उस लड़की का है ही नहीं। फिलहाल अगर बात करें उस लड़की की, तो यस, वो भी अपने स्टैंड पे उतर आई है। सुनने में ये भी आया है कि उसने भी एक काउंटर केस इन लोगों के अगेंस्ट किया है, क्योंकि ये एक्टिविटी एक्चुअली में अंडर लॉ नहीं आती है, ये लॉ का सरासर उल्लंघन है। और इस समय पे हर एक इंसान अपने आप को अनसेफ फील कर रहा है कि हम अगर अपने घर के अंदर ही सेफ नहीं है तो फिर हम बाहर कैसे सेफ रहेंगे? हमारे घर के अंदर पहुंचना, दरवाजे तक पहुंचना किसी के लिए इतना आसान है कि वो घर के अंदर पहुंच के घर वालों को कोर्ट कचहरी थाने के बिना वारंट, बिना दस्तावेज के चक्कर कटवा ले। तो इस चीज़ के लिए आम जनता के अंदर भी एक डर का माहौल बन रहा है। ऊपर से जो ये परिवार है जो वहाँ पे रात को 10 बजे 2 बजे पहुँचा, ये परिवार बार बार
लोगों को इस बात की धमकी दे रहा है कि अगर किसी इंसान ने अपनी जुबान से इस सिचुएशन के ऊपर टिप्पणी करी तो ये लोग उसके भी घर पे पहुंच जाएंगे। सरासर ये धमकी सोशल मीडिया पे दी जा रही है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि अगर हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, एक सिचुएशन जो हमारे सामने बकायदा पब्लिश की गई है, दिखाई गई है, और अगर उस सिचुएशन के ऊपर हम अपने तरफ से अपना नज़रिया शेयर कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं, एक मर्यादा में शेयर कर रहे हैं, तो फिर ये धमकी आम इंसान को, आम पब्लिक को बोलने पे क्यों दी जा रही है? उसकी स्पीच पे उसे इस बात की धमकी क्यों दी जा रही है कि उसके भी घर आया जाएगा? उसको इस बात की धमकी क्यों दी जा रही है कि उसके भी पेरेंट्स की इसी तरीके से बेइज्जती हो रही, उसके भी भाई बहन बच्चों को इसी तरीके से ह्यूमिलेट किया जाएगा, इसी तरीके से कानून का एक बार नहीं हर बार उल्लंघन किया जाएगा जो जो अपना मुंह खोलेगा इस सिचुएशन पे टिप्पणी देने के लिए। तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए, और जवाब मुझे आम जनता से भी चाहिए, जवाब मुझे अपनी प्रशासन से भी चाहिए और अपनी सरकार से भी चाहिए कि क्या हम लोगों को अपने मुंह पे टेप चिपका के बैठ जाना चाहिए? कुछ भी यहाँ पे होता रहे, क्या उस चीज़ की आज़ादी हमसे छीन ली गई है? क्या हम वापस से उसी दौर और उसी एरा में चले गए हैं जहाँ पे पहले हम अंग्रेज़ों से दबते रहे और अब हम अपने इर्द गिर्द के उन लोगों के से डरते धमकते रहे जिनके पास पावर है? क्या पावर के बलबूते पे आप आम नागरिक के बोलने की पावर को बंद कर सकते हैं, छीन सकते हैं? ये कहाँ तक सही है और ये क्यों सही है और ये कैसे सही है? मेरी ये वीडियो एक सिचुएशन पे आधारित है, जो सिचुएशन मैं पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही हूँ, जिस सिचुएशन को देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये चीज़ें पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया पे हमें टुकड़ों में देखने सुनने को मिल रही हैं। अभी बहुत कुछ है जो आना बाकी है, क्योंकि जिसके साथ ये चीज़ें हुई हैं, जिसने ये सब चीज़ें फेस करी हैं, उसने अब अपना पक्ष रखना यहाँ पे शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे उनका पक्ष सामने आएगा, शायद हमें ग्राउंड लेवल की वो रियलिटी भी पता चलेगी जो शायद अभी तक सोशल मीडिया पे किसी को पता चली ही नहीं है। तो जैसे जैसे जो जो रियलिटी हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे देखेंगे, उसके आधार पे हम यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू और जनता तक वो बातें ज़रूर पहुँचाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।